हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरियस कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ये वाला टॉपिक बेसिकली 5 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है। इवन आप लोग की एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन 5 मार्क में सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट करके पूछा गया है। इस टॉपिक के अंदर ना 3 और टॉपिक आ जाते हैं, यानी कि कौन से कंसेप्ट आ जाते हैं, तो 3 है। नंबर 1 इज रियल कॉस्ट, नंबर 2 इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड नंबर 3 इज मॉनेटरी कॉस्ट। और तीनों टॉपिक भी एग्जाम में एक मार्क के आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपको हर वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता जाएगा और ये सारा स्टडी मटेरियल भी मैं एक साथ उस ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, वेरियस कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर ना 3 तरह की कॉस्ट अपने पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली कॉस्ट कौन सी देके रखी है, रियल कॉस्ट। और रियल कॉस्ट जो है ये टॉपिक ना एग्जाम में 1 मार्क के अंदर भी आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कंसेप्ट है रियल कॉस्ट का, वो किसने दिया है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया है। ये देखो स्कूल वाले एग्जाम के अंदर ना ये 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना, जो रियल कॉस्ट का कंसेप्ट है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने देके रखा हुआ है। और मार्शल के हिसाब से क्या है, तो ये जो पूरा है वो उसका मीनिंग दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्शल। एग्जाम के अंदर भी आपको यही वाला पूरा मीनिंग लिखना होगा, जिससे आपको पूरा 1 मार्क मिल सकता है। और आप लोग की एक्सरसाइज में भी ये वाला टॉपिक 1 मार्क्स के अंदर देके रखा हुआ है। सो क्या लिखना होगा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छे से। देखो मार्शल के हिसाब से द लेबरर्स, कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स हु आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखो जनरली कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है तो उसमें कौन प्रोडक्शन करता है, तो देखो एक तो होते हैं लेबरर्स, ठीक है, दूसरे होते हैं कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर तो आपको पता ही है, जो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको साथ में मिला के काम पे लगाने का काम जो होता है वो एक एंटरप्रेन्योर का होता है। तो प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर ना ये 3 लोग होते हैं। कौन, लेबरर्स जो काम करते हैं, वर्कर्स वगैरह हो गए, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के जो भी प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करते टाइम ना इन लोगों को साइकोलॉजिकल और फिजिकल बर्डन फेस करना पड़ता है। क्या फेस करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल बर्डन। और इसी बर्डन को हम लोग कहते हैं रियल कॉस्ट। अभी भी देखो अच्छे से नहीं समझ आया होगा, इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो भी साइकोलॉजिकल और फिजिकल बर्डन है उसमें क्या क्या आ जाता है, तो चलो देखते हैं। फैटिग, बोर्डम, टेंशन, स्ट्रेस। अब देखो फैटिक का मतलब क्या होता है, टायर्डनेस, थकान होना, ठीक है। बोर्डम यानी कि उदासी हम लोग कह सकते हैं, सैडनेस कह सकते हैं, ठीक है। टेंशन और स्ट्रेस तो आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें कौन फेस करता है, तो लेबरर फेस करते हैं। काम करते वक्त उनको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और ये कौन से बर्डन हुए, ये फिजिकल बर्डन हुए जो कि लेबरर्स फेस करते हैं। फिर कैपिटलिस्ट की बात करें, जो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं सेविंग और कैपिटल को, उन लोग को भी फेस करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल बर्डन जैसे कि एंजाइटी हो गया। एंजाइटी का मतलब होता है नर्वसनेस, क्या पता हमने जो पैसा डाला है वो डूब गया, तो ऐसा डर होता है ना जो भी इन्वेस्ट करता है उनको। इनसिक्योरिटी ऑफ इंडिसिसिवनेस, मतलब कि उनको एक इनसिक्योरिटी होती है, क्या हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया इसमें पैसा इन्वेस्ट करके। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं और ये साइकोलॉजिकल बर्डन फेस करते हैं कौन लोग, कैपिटलिस्ट। और फिजिकल बर्डन कौन फेस करते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, वो मतलब मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को हम लोग रियल कॉस्ट कहते हैं। देखो जनरली देखने जाए ना तो क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूं, मेरे को अभी कितना बोर्डम फील हो रहा है, यानी कि कितना सैड हूं, मेरे को कितना स्ट्रेस फील हो रहा है, इसको हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसको रियल कॉस्ट कहा जाता है। और याद रखना, रियल कॉस्ट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे को 2 लाख का स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को 1 लाख का फैटिग हो रहा है, यानी कि टायर्डनेस हो रही है, नहीं बोल सकते। क्या हम लोग इसको पैसों में तोल सकते हैं, नहीं तोल सकते, यानी कि पैसों में नहीं होता कभी भी मॉनेटरी टर्म्स में। दैट्स व्हाई ये भी 1 मार्क में आ सकता है। रियल कॉस्ट को नॉन मॉनेटरी कॉस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन मॉनेटरी कॉस्ट। और एक और चीज आप सब लोग याद रखना, नॉन एग्जाम में अगर मान लो ऐसा पूछ लिया व्हाट इज नॉन मॉनेटरी कॉस्ट, तो आपको मीनिंग कौन सा लिखना है, रियल कॉस्ट का ही लिखना है। उस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी कॉस्ट को रियल कॉस्ट हम लोग कहते हैं और उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, फैटिग, बोर्डम, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी ऑफ इंडेसिसिवनेस, ठीक है।
बोलो क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको रियल कॉस्ट का मीनिंग समझा दिया और यहाँ पे 3 लोग ये रियल कॉस्ट फेस करते हैं, लेबरर्स, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स। डन। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है रियल कॉस्ट को मेजर करने के लिए। तो वापस ये लाइन देके रखी है कि रियल कॉस्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, फैटिग, बोर्डम, पेन, सेक्रीफाइस और एंजाइटी। ये सारी चीजें जो है ना वो रियल कॉस्ट का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे The goods which have psychological impact are difficult to be measured। बहुत सी बार क्या होता है कि जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो उन लोग का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है जिसको मेजर नहीं कर सकते। चलिए आपको मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल दिखाता हूं। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, The smoke emitted by factories created adverse effect on the health of people of surrounding areas। अब हुआ ऐसा कि एक फैक्ट्री है, उसमें से जो भी धुआं निकलता है और उसके आजू बाजू में पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, तो वो धुएं की वजह से जितना भी रेसिडेंशियल एरिया है उन सबको ना बहुत खराब एनवायरनमेंट फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक एडवर्स इफेक्ट तो हो रही है और जिसकी वजह से सोशल व्यू से देखें तो हम लोग इसको मेजर भी नहीं कर सकते, लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग एक कॉस्ट उठा रहे हैं, ठीक है। सोशल व्यू से देखें ना तो ये रियल कॉस्ट है। क्यों रियल कॉस्ट है? क्योंकि आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं उनको सहन करना पड़ रहा है। और क्या हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं कि कितना वो लोग सहन कर रहे हैं इस पॉल्यूशन को? 2 लाख का, 3 लाख का नहीं मेजर कर सकते, इसलिए इसको नॉन मॉनेटरी कॉस्ट कहा जाता है और रियल कॉस्ट भी कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया, एग्जांपल भी समझाया और मैंने आपको इसके फैक्टर्स भी बताया और कौन लोग फेस करते हैं ज्यादातर। ये सोशल व्यू से था, ठीक है, थोड़ा सा अलग एग्जांपल है। बाकी हम लोग देखने जाए अगर बिजनेस व्यू से या तो फैक्ट्री के व्यू से, तो भाई यही थे 3 लोग फेस करते हैं, लेबरर्स, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स। डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो प्रेजेंट पहली बार किया था किसने? ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट ने। किसने प्रेजेंट किया था? ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया करके एक अलग कंट्री है, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट ने। और इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया था प्रोफेसर मार्शल ने। अब आप लोग सोचोगे कि सर प्रोफेसर मार्शल तो हर जगह घुस गए, हर जगह पे अपनी डेफिनेशन दे दी है। जी हाँ, इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया था प्रोफेसर मार्शल ने। अब क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो समझाता हूं। देखो, The means of production have alternative uses more than one uses। देखो जब भी हम कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं ना तो उसके हर एक के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, एक से ज्यादा हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। When a factor is used for a particular use, the other use is left out or the same cannot be used for the other purpose।
देयरफॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव विच वन इज लेफ्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये समझाने से पहले ना एक एग्जांपल समझा देता हूं जो आगे ही मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा एग्जांपल दिया है ना, वो मैं समझा देता हूं। चलो, एक फार्मर है, ठीक है, उसको प्रोडक्शन करना है दो चीजों का। उसके पास बड़ा सा खेत है और उस फार्म के अंदर, उस खेत के अंदर उसको प्रोडक्शन करना है। तो उसके सामने ना दो ऑप्शन है। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन हम जब भी करते हैं तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, पर इस फार्मर के पास उस जमीन को देखते हुए दो ऑप्शंस है, एक वीट और दूसरा राइस। कि उस जमीन पे या तो वो वीट उगा सकता है या तो फिर राइस उगा सकता है। दोनों एक साथ तो नहीं उगा सकता, कोई एक को ही उगा सकता है, ठीक है। तो जो वीट है उसको उगाने पे उसको इनकम होगी 2 लाख रुपए। कितनी? 2 लाख रुपीज। अगर वो उगाएगा, बेचेगा तो उसको 2 लाख रुपीज इनकम होगी। और अगर वो उसी जगह पे राइस को उगाता है तो 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख इनकम उसको होगी। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो आप इस सिचुएशन में होंगे तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, 3.5 लाख या 2 लाख? सीधी सी बात है, राइस का प्रोडक्शन जो कितना होगा, 3.5 लाख। तो आपने क्या किया, जो आपके लिए बेस्ट था वो आपने सिलेक्ट कर लिया, और जो छोड़ दिया ना, उसने वीट तो नहीं किया, वीट का प्रोडक्शन तो नहीं किया, वो राइस कर रहा है जो कि उससे उसको 3.5 लाख मिलने वाले हैं। तो जो छोड़ दिया, जो वीट छोड़ दिया, तो वीट क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। समझे? अब देखो, अब यहां पे समझाता हूं। देखो, जब भी कोई फैक्टर का पर्टिकुलर यूज होता है तो दूसरा यूज को हम लोग लेफ्ट आउट कर देते हैं। जैसे ये फार्मर ने क्या किया था, जो राइस से 3.5 लाख मिलने वाले थे वो एक्सेप्ट कर लिया, और जो छोड़ दिया, लेफ्ट आउट कर दिया, तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था ना, वो उसके लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। देखो, देखे रखा है, द बेस्ट अल्टरनेटिव विच वन इज लेफ्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो चीज को छोड़ देते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। For example, one field or a piece of land of wheat is produced, then at the same time on the same piece of land other food grains crop cannot be produced। हाँ, अभी जो एग्जांपल मैं समझाने जा रहा हूं ना, उसका ही स्टार्टिंग हो चुका है यहां से, कि एक फील्ड में हम लोग एक जो भी जमीन का टुकड़ा है वहां पे कोई एक क्रॉप उगा सकते, एक से ज्यादा क्रॉप नहीं उगा सकते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। If factor of production is used in the production of one commodity, so the next best alternative is left out। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, मैं उस फैक्ट्री के अंदर कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हो गए, मैं काफी सारे तरीके के प्रोडक्शन कर सकता हूं, पर मैं क्या कर रहा हूं, कोई एक बेस्ट चीज को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मेरी फैक्ट्री है पेपर की, ठीक है। मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस है कि मैं नोटबुक के पेपर बना सकता हूं, मैं जेरोक्स के पेपर बना सकता हूं, मैं बड़े बड़े जो प्लान होते हैं उसके बड़े पेपर्स आते हैं वो बना सकता हूं। तो मैं यहाँ पे सारी चीज एक साथ नहीं करूंगा, कोई एक चीज को पकड़ूंगा। जैसे मान लो मैं नोटबुक के पेपर बना रहा हूं, तो जो जेरोक्स के पेपर है वो मैं छोड़ दूंगा। तो मैं जो चीज को छोड़ दे रहा हूं वो मेरे लिए क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? जैसे मान लो कि ये पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूं, ये डिजिटल बोर्ड की पेन है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं नॉर्मल बॉल पेन भी बना सकता हूं, जेल पेन भी बना सकता हूं, ठीक है। चलो मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं बॉल पेन और जेल पेन बनाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं बॉल पेन को सिलेक्ट करता हूं, तो मैंने क्या छोड़ दिया, जेल पेन का प्रोडक्शन छोड़ दिया। तो जो चीज को छोड़ दिया है ना, वो हमारे लिए क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। बोलो क्लियर हुआ? बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, और इसको वापस हम लोग यही एग्जांपल में देख लेते हैं। वन पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हीट और राइस। अभी जो एग्जांपल दिया था, एक जमीन है जहां व्हीट और राइस उगा सकते हैं, एंड इफ व्हीट इज प्रोड्यूस, अगर मैं व्हीट उगाऊंगा तो मेरे को 2 लाख रुपए इनकम होगी, और अगर मैं राइस को उगाऊंगा तो मेरे को 3.5 लाख रुपए इनकम होगी। तो सीधी सी बात है, जो फार्मर का बिहेवियर होगा वो रैशनल और लॉजिकल होगा। उसको जिसमें इनकम ज्यादा होगी वो वही चीज को उगाएगा। तो वो किसको सिलेक्ट कर लेता है, 3.5 लाख रुपए जिससे इनकम हो रही है, जो कि क्या है, राइस है। सो द लेफ्ट आउट इनकम, जो 2 लाख रुपए की इनकम जो उसने छोड़ दी है व्हीट का प्रोडक्शन करके, तो वो उसके लिए क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। बोलो क्लियर हुआ? मतलब जो चीज को छोड़ दिया जाता है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एकदम डिटेल में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम इन मेजरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा ये बात भी बता दो कि एग्जाम के अंदर ना ये वाला टॉपिक जो है वो 1 मार्क का आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसके अंदर आप लोग को ये वाला मीनिंग लिखना होगा, ठीक है। 1 मार्क्स के अंदर अगर आता है तो, ठीक है। ये जो वैन से लेकर के प्रोडक्शन तक दिया है ना, ये आपको 1 मार्क में लिखना होता है। और एग्जाम के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का 3 मार्क में ये वाला क्वेश्चन भी आता है, प्रॉब्लम इन मेजरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। 3 मार्क का है, और उसमें कितना लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें 2 ही फैक्टर है। एक, नंबर 1,
फैक्टर विथ वन यूज मतलब कि एक ऐसा फैक्टर जिसका एक ही यूज होता है. इफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज ओनली वन यूज देन इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड. अगर कोई ऐसे फैक्टर है जिसको हम एक ही तरह से यूज कर सकते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता नहीं लगाई जा सकती. जैसे एग्जांपल देता हूं, एक पीस ऑफ लैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है जहां पे सिर्फ ग्रास ही उग सकती है. ठीक है, मतलब घास के अलावा मैं कुछ और कर ही नहीं सकता उसके ऊपर. ठीक है, मान लो थोड़ी जमीन भी ऐसी है कि घर वर भी नहीं बन सकता, ना ही मैं उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कर पा रहा हूं, ना ही कोई और क्रॉप उग पा रहा है, वहां पे सिर्फ घास ही उग रही है. तो मेरे पास क्या कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ही नहीं है. फैक्टर विथ वन यूज, एक ही यूज है. ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी अपने इसमें देख सकते हैं. जैसे मान लो कोई पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं निकाल सकते. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब निकलेगी जब उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी होगी कि या तो ये जॉब सिलेक्ट करे या ये जॉब सिलेक्ट करे, उसमें से जो फायदे कारक होगी वो सिलेक्ट करेगा और जो छोड़ देगा वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा. तो यही है यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन चीजों की नहीं ढूंढी जाती जिसका सिर्फ एक यूज हो. या दूसरा एग्जांपल ये भी लिख सकते हो, कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन, उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पता लगी जा सकती. क्लियर? दूसरा, फैक्टर हैविंग स्पेसिफिक यूज. इसके अंदर पता है क्या देके रखा है? इफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर स्पेसिफिक फैक्टर देन दिस कंसेप्ट इज नॉट यूजफुल. हाँ, स्पेसिफिक होना तो ये कंसेप्ट यूजफुल नहीं होगा. जिसकी एक्सपर्टाइज सिर्फ कंप्यूटर में, उसको कंप्यूटर के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है और वो किसी चीज में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ है ही नहीं. जैसे मान लो कि मैं पढ़ा भी सकता हूं एज वेल एज मैं कोई स्पोर्ट्स में भी आगे हूं. ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं पढ़ाऊं या तो कोई स्पोर्ट्स अच्छे से करूं. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है. पर मान लो कि मेरे को पढ़ाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है और वो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही बहुत अच्छे से करवा सकता हूं, तो यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल नहीं सकती. तो इसको ही कहते हैं फैक्टर्स हैविंग स्पेसिफिक यूज. या तो कोई ऐसा साइंटिस्ट है जिसके पास एटॉमिक पावर का नॉलेज है, ठीक है, उसके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं है, तो उसके लिए भी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसको एक ही चीज आती है. बोलो क्लियर हुआ? और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब पता लगाई जा सकती है जब हमारे पास कोई ऑप्शन हो, अल्टरनेटिव यूज हो. बोलो क्लियर? डन. तो दो टॉपिक हमने फिनिश कर दिए. सबसे पहला पढ़ा रियल कॉस्ट और दूसरा पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे और वो है मॉनेटरी कॉस्ट. तो क्या देके रखा है मॉनेटरी कॉस्ट में? कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर जिसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना. अब देखो, मान लो कि आप फैक्ट्री लेके बैठे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या गोल से करोगे, यानी कि आपका टारगेट क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना. और प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब आपके खर्चे कम होंगे, यानी कि कम कॉस्ट में, लो कॉस्ट में अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट को करना. ठीक है, चीजों को बेच करके, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहेंगे. अब यहां पे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी तरह का खर्चा अगर पैसों में है, जिसको पैसों में मेजर कर सकते हैं, उस खर्चे को हम लोग क्या कहते हैं? मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि प्रोडक्शन करते वक्त खर्चा होता है. जैसे मान लो ये पेन बना रहा हो, तो ये पेन बनाने का कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा, तो उसी खर्चे को हम लोग क्या कहेंगे? मॉनेटरी कॉस्ट कहेंगे. और इसको मैं मेजर भी कर सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ मनी बता सकता हूं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग पेन इनकर द कॉस्ट ऑफ 50,000, एक फैक्ट्री है जो 50,000 रुपए में 1,000 पेन बना रही है. कितने रुपए में? 50,000 रुपए में 1,000 पेन बना रही है. तो उसका मॉनेटरी कॉस्ट क्या हुआ? तो उसका मॉनेटरी कॉस्ट 1,000 पेन बनाने का हुआ 50,000. 50,000 रुपीज उसका मॉनेटरी कॉस्ट हुआ. बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से मॉनेटरी कॉस्ट को हम लोग इन द टर्म ऑफ मनी मेजर